हेलो दोस्तों, आरईसी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आए हैं। मेगा अपडेट है, डिटेल में बिजनेस की एनालिसिस करेंगे हम इस वीडियो में, और साथ साथ दोस्तों क्या वैल्यूएशन है उसको भी इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो आरईसी से एक्सपेक्टेशन रहती है डिविडेंड की, तो इस बार दोस्तों डिविडेंड क्वार्टर 3 के रिजल्ट के समय में नहीं आया है। ठीक है, अब इससे पहले क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 दो रिजल्ट आए थे, तो आरईसी की तरफ से दो डिविडेंड आ चुके हैं, एक 3 रुपीज और एक 3 रुपीज 50 पैसा, तो टोटल 6 रुपीज 50 पैसे का इस फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड आ चुका है। अभी क्वार्टर 3 में डिविडेंड नहीं आया है, लेकिन मैंने हिस्टोरिकल डेटा मैंने देखा कि जनरली फरवरी और मार्च के महीने में आरईसी की हिस्ट्री रही है डिविडेंड को लेकर। तो देखते हैं आने वाले कुछ दिनों या कुछ सप्ताह में कुछ डिविडेंड रिलेटेड न्यूज आती है कि नहीं, और कुछ भी इसमें नया आता है तो हम आपके साथ अर्ली फाइनेंशियल आजादी आपके चैनल पे जरूर हम आपके साथ शेयर करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, बिजनेस। पावर सेक्टर अपने में एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है, पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, तभी इंटरनेट या हम लोग का चल रहा है, तभी मेरा वीडियो आपके पास तक पहुंच पा रहा है। तो एक बहुत ही बुनियादी जरूरत है पावर सेक्टर, तो उसको फाइनेंस करती है आरईसी। और धीरे धीरे पिछले कुछ सालों में इंफ्रा और लॉजिस्टिक सेक्टर में भी उन्होंने फाइनेंसिंग शुरू की है, और अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत सोलर रूफटॉप की बात चल रही है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, जहां पर 1 करोड़ घरों में सोलर रूफटॉप की बात चल रही है। तो इसकी मेन नोडल या इंप्लीमेंटेशन एजेंसी कौन है दोस्तों? आरईसी है। तो अपने ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आरईसी के ऊपर वो ले रही है दोस्तों। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजिक जो है कंपनी गवर्नमेंट के लिए आरईसी है। अब उनका मेन बिजनेस आप देखेंगे, पावर जनरेशन में जो जो प्लेयर्स होते हैं, कुछ पावर ट्रांसमिशन करते हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? देखिए, जो कंपनी की इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक आती होगी तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो गई। ठीक है, फिर पावर जनरेशन कंपनी भी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल पावर जनरेशन में इंडिया में बहुत बड़ा नाम एनटीपीसी है। ठीक है, तो वो पावर जो बनाते हैं, और अब रिन्यूएबल भी है। तो ये सब जो कंपनियों को अगर लोन चाहिए अपने ग्रोथ के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो आरईसी और जो पावर फाइनेंस पीएफसी, ये दोनों कंपनियां हैं। अभी यही देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा सैंक्शंस जो है रिन्यूएबल पर हो रहा है, हाइड्रो पर हो रहा है, और इससे इतना पता चल रहा है कि रिन्यूएबल पर ग्राउंड लेवल पर बहुत काम यहां पर हुआ है। ये आप देखेंगे उनके टॉप 10 बोरोवर्स। अब आप बोलेंगे कि क्यों इतनी बड़ी स्लाइड में दिखा रहा हूं, बहुत सारे नंबर्स हैं। यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज भी बताऊंगा और एक रिस्क भी बताऊंगा। देखिए, ये टॉप 10 बोरोवर्स आरईसी की लगभग थोड़ा 5 लाख करोड़ से थोड़ा कम की उनकी बुक है, मतलब लोन्स उन्होंने दिए हुए हैं। उसमें से 40%, जी हां 40% जो लोन है ये टॉप 10 के पास में है। ये अच्छा इसीलिए भी है क्योंकि सोच लीजिए जैसे नंबर 1 में तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उनको ही 51,000 करोड़ दिए हुए हैं। तो ठीक है, आपके पास कम कस्टमर है, जो B2B बोला जाता है कि बड़े बिजनेस को ही उनको लोन दे दिया जाए, लेकिन रिस्क भी हो जाता है कि कल कोई इनमें से कोई कुछ गड़बड़ कर देता है या पेमेंट में लेट कर देता है, तो रिस्क हो सकता है। और ये आरईसी, पावर फाइनेंस, इन सब सेक्टर्स को 2014, 15, 16, 17 उस समय में तकलीफ एक्चुअली में देखने मिली थी, लेकिन अब चीजें बहुत रिफॉर्म्ड हो चुकी हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज देखना है क्योंकि जो लोन्स हैं बड़े वॉल्यूम्स में जाती है और उसको ध्यान में रखना है। अब प्रॉफिट लॉस कैसा हुआ है, तो देखिए 9 महीनों का जो अप्रैल से दिसंबर 2022 में 6,439 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार बढ़ के 9,880 करोड़ हुआ है। अच्छा प्रॉफिट हुआ है, यस, लेकिन अभी जो क्वार्टर 3 के परफॉर्मेंस देखेंगे तो प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है। 2,749 करोड़ जो अक्टूबर से दिसंबर 2022 था, इस बार 2,549 करोड़ का इस बार प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट यहां पर गिरा है। अगर आप इंटरेस्ट इनकम देखेंगे तो इंटरेस्ट इनकम इंक्रीज हुई है 3 महीने 9 महीनों में। अब देखते हैं क्वार्टर 4 में क्या प्रॉफिट आता है। अब आरईसी के केस में जो मैं बता रहा था, जो सबसे पॉजिटिव और जो रिस्की चीज है कि बड़ी लोन्स जाती है। एक लोन जाती है कस्टमर के पास 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 करोड़ की लोन्स जाती है। अगर उसमें से कोई एक ने भी गड़बड़ कर दी तो आपका एनपीए बढ़ सकता है। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से एनपीए कम हो रहे हैं। इनफैक्ट ये सितंबर के भी कंपैरिजन में आप देखिए, ग्रॉस एनपीए जो है और नेट जो है वो कम हुआ है। तो 0.82 नेट जो है बहुत ही सही डेटा है, और 2.78% भी, मतलब इसने इतना पता चल रहा है कि एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, जो कि पहले हमको नहीं देखने को मिलता था। मैंने इसको 6-7 उससे भी ऊपर ये नंबर्स को देखा हुआ है। ये जितना कम हो उतना ही किसी भी कंपनी के लिए पॉजिटिव या अच्छा होता है। नेक्स्ट है, जब हम एनपीए और लोन्स की बात करते हैं, प्रोविजन कवरेज रेशियो को समझना। मतलब आपने ऐसा लगता है कि 100 रुपए की लोन खराब जाएगी तो आपने कितनी तैयारी करके रखी है, तो 70% की तैयारी करके रखी है, जो कि एक आइडियल नंबर है। 40-50 हो, ये जस्ट आपको मैं सीखने समझने के लिए बता रहा हूं। कोई भी आप एनबीएफसी या बैंक की एनालिसिस कर रहे हो तो 40-50 प्रोविजन कवरेज देखेंगे तो आप थोड़ा सतर्क हो जाइएगा। ठीक है, 70-80 रहेगा तो ज्यादा पॉजिटिव
है उस केस में। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे मेट्रो, एयरपोर्ट, ऑयल, स्टील, इन सब में भी उन्होंने लोन दिया है। तो इससे क्या हो जाता है, एक डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। नहीं तो पहले क्या था, टोटल बिजनेस सिर्फ पावर सेक्टर पर डिपेंडेंट था, लेकिन अब लॉजिस्टिक्स, इंफ्रा में भी वो आ गए हैं। अब ये इंपॉर्टेंट डेटा है। ये क्या है, बुक वैल्यू। मैं वैल्यूएशन अभी मैं आ रहा हूं, उससे पहले ये देखिए 246 का बुक वैल्यू पर शेयर अभी आपको मैं यहां दिखा रहा हूं। यहां पर भी 248 ही है, तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा एक्चुअली में। तो जब मैं प्राइस को 246 के साथ डिवाइड करता हूं तो मुझे प्राइस टू बुक कितना मिलता है, अराउंड 1.79, और एग्जैक्ट में करूंगा तो 1.84 मिलेगा। तो जो भी है, आप 1.8 का प्राइस टू बुक आप मान के चलिए। अब क्या ये सस्ता है या महंगा है, इसको हमको देखना है। तो हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे, ठीक है, आपको जैसे मैं लास्ट 5 इयर्स का प्राइस टू बुक दिखाता हूं, आरईसी को हिस्टोरिकली आपको मतलब विश्वास नहीं होगा कि इनको 0.5, 0.7, 0.6 इस तरीके का उनको वैल्यूएशन हमेशा से पिछले 5 साल के एटलीस्ट बात करेंगे तो उनको मिला हुआ था। हो सकता है मार्केट को कंसर्न्स हो एनपीए को लेकर, और कोई एक बड़ी लोन अगर खराब चली जाए तो उनको थोड़ी चिंता हो सकती है। अगर आप थोड़ा सा आगे जाएं, आगे का मतलब है बहुत साल आगे, 2011-12 उस समय में उनको प्राइस टू बुक 3.3, 3.5, 2.9 इस लेवल पर भी मिला था। अब देख रहे हैं 2010 अगस्त का डेटा है, 3.1 2010 का डेटा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद उनकी डी रेटिंग हुई है, 1.4 हुआ 2011 में, फिर कभी कभी देखिए 1.92 के पास आया है, और फिर लास्ट 6-7 साल में देखिए ये 1 के नीचे ही ट्रेड किया है। 1 के नीचे का मतलब क्या है कि थ्योरेटिकली कंपनी बंद भी हो जाए तो जो शेयर प्राइस है उससे ज्यादा इन्वेस्टर को वैल्यू मिलेगी, ठीक है। मतलब वो इतना डीपली अंडर वैल्यूड था। लेकिन अब कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं पावर सेक्टर में, या पिछले कुछ सालों में कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं, और अभी क्या है 1.8 के पास में बुक वैल्यू है। यही देखना है कि क्या 1.8 इसकी फेयर वैल्यू है, क्या मार्केट यही सोचती है कि नहीं इसको हिस्टोरिकली 3 मिला है तो एटलीस्ट 2.53 तो जाना ही चाहिए, या 1.8 ही ठीक है। या फिर अभी तो देखिए मार्केट में बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, सब कुछ यूफोरिया में चल रहा है, तो ये ओवर वैल्यूड है। यहां 3 चीजें यहां पर थॉट प्रोसेस में आती है। रिजल्ट्स की हम बात कर रहे हैं तो रिजल्ट्स में तो प्रॉफिट यहां पर हुआ ही है, स्टीडी प्रॉफिट हुआ है, और जो स्टीडी हम देख सकते हैं एनपीए भी जो है वो गिरे हुए हैं। तो फंडामेंटली तो ठीक हो रहा है, और चूंकि नोडल एजेंसी बन रही है, ये सब कुछ पॉजिटिव चीजें हैं। रिस्क भी है। रिस्क क्या हो सकता है कि कल कोई बड़ी लोन खराब हो गई, और चूंकि पावर सेक्टर में है और इसके चांसेस थोड़ा सा ज्यादा भी रहते हैं, क्योंकि ये हम लोग ने हिस्ट्री में देखा है कि जो पावर सेक्टर की जो कंपनियां हैं, मतलब आरईसी की बात नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने लोन ली है उनका जनरली थोड़ा तकलीफ रहता है, और थोड़ा देखिए पॉलिटिकली भी थोड़ा सेंसिटिव रहता है ना पावर सेक्टर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी और ये सब चीजें, तो इससे इन कंपनियों को थोड़ा सा इंपैक्ट कभी कभी पड़ जाता है, ठीक है। जो भी हो, अभी ये एक नंबर है। मैंने क्या बताया, ये डेटा, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में हम डेटा बताते हैं, हम आपको चीजें सिखाते हैं, उसके बाद आपको उस हिसाब से उस डेटा को एनालिसिस करके हम बताते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इन डेटा से वैल्यू मिली होगी। कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।